सर। है ना, गुड इवनिंग मतलब सर। गुड इवनिंग। जो वाटर की जो कंसंट्रेशन हाई होती है वहां से पानी मूव करके जाता है, वाटर की जो कंसंट्रेशन लो होती है। इसका मतलब हो गया सोलवेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई होनी चाहिए, और दूसरी साइड पे सोलवेंट की जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए। अगर मैंने बोला यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है यहाँ पे, ठीक है, तो कंसंट्रेशन हाई है इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सोलवेंट की कंसंट्रेशन लो है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो वाटर विल मूव फ्रॉम आउटर सेल टू द इनर गार्ड सेल, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन हाई है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सोल्यूट होता है, ठीक है। अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है गार्ड सेल के अंदर, तो होगा क्या, पानी जो है वो बाहर वाली सेल से अंदर वाली सेल पे जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसकी वजह से होगा क्या, जब पानी अंदर की साइड जाएगा तो जो सेल होगी वो फूल जाएगी, ठीक है, तो सेल बिकम टर्जिड, ठीक है। जो स्वेलन सेल होती है उसको हम टर्जिड बोलते हैं, ठीक है। तो जो सेल होगी वो फूल जाएगी, है ना। सर अगर बाहर से क्या बेटा? सर अगर बाहर से पानी अंदर, मतलब अंदर अगर ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है तो अंदर से बाहर जाना चाहिए था। बेटा जहां सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होती है वहां पे तो सोलवेंट की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली लो हो जाती है ना भाई। ये तो लॉजिक है तो यार, ये तो मतलब कॉमन सेंस है। अगर मैंने बोला कि इस वाले एरिया में यस सर। कंसंट्रेशन हाई है, तो यस सर। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्या आएगा, अगर कंसंट्रेशन हाई है इसका मतलब यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, तो पानी कहां से खाएगा, बाहर से अंदर की साइड आ सकता है। भाई ये तो मैंने इतना सिखा रखा है आप लोगों को, आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए यार। 10 दिन बाद मेरे पास आए हो आप लोग, और ठीक है। सर देखो सुनते हो, पूरी पूरी बात सुनो, पहले पूरी बात नहीं सुन रहे हो आप, ठीक है। जैसे पानी मूव करेगा बाहर से अंदर की साइड, ठीक है, होगा क्या, सेल जो है टर्जिड हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी। फूलने के कारण क्या होगा, फूलने की वजह से देखो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे एक सेल बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये तो यार अच्छा नहीं बना, अच्छा बनाते खूबसूरत सा, ये रहा खूबसूरत सा बन गया ये, ठीक है। इसको मैं गार्ड सेल समझ लेता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि भाई अंदर की कंसंट्रेशन लो है, तभी तो पानी बाहर से अंदर की साइड आया, है ना। पानी मूव करके अंदर की साइड, पानी मूव करेगा तो सेल फूलेगी, ठीक है। सेल फूलेगी तो क्या होगा, ये प्रेशर लगेगा इधर की साइड, बाहर की साइड प्रेशर लगेगा। इसको मैं दूसरे रंग से दिखा देता हूँ, येलो रंग से दिखा देता हूँ। बाहर की साइड प्रेशर लगेगा, ठीक है, बाहर की साइड प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो बाहर की साइड प्रेशर लगेगा, और जो दूसरा वाला जो स्टोमेटा होगा सेम उसके साथ काम हो रहा होगा, जो यहाँ पे एक और जो मतलब क्या बोलते हैं गार्ड सेल है, उसके साथ भी सेम काम हो रहा होगा। यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा, तो जो ये स्टोमेटा का जो ओपनिंग है, ये क्या है, ओपनिंग जो स्टोमेटा पोर है, ये स्टोमेटा पोर है, ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने बोला कंसंट्रेशन हाई है, मैंने बोला जो हम इस थ्योरी को हम बोलते हैं पोटेशियम थ्योरी, इसका मतलब है कंसंट्रेशन किस चीज की है यहाँ पे हाई, पोटेशियम की। ये आपको आने वाली क्लासेस में पता लगेगा आपको। क्या आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है थोड़ी बहुत? यस सर, आप ट्रांसलेशन बना रहे हो? यस नहीं, सर। मैं एक बच्चे का डाउट है वो क्लियर कर रहा हूँ, ओके सर। ओके, बस डाउट ही क्लियर कर रहा हूँ, कोई मैंने पढ़ाया नहीं है एक्स्ट्रा। भाई जिसका यस सर, डाउट था बस उसको इस समझ बारे में में आया दिक्कत नहीं थी आया? मेरे को देखो यार, कंसंट्रेशन देखो वाले। लॉजिक है बस, एक अपना ना एक मत, यस एक सर बार आ वो गया। अपने ऑस्मोसिस वगैरह और ये सोल्वेंट ये कंसेप्ट, ये चीज आती होगी ना तो आप कुछ भी सॉल्व कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और अगर हमको जो स्टोमेटा है उसको क्लोज दिखाना है, क्लोज दिखाने से होगा क्या, जब कंसंट्रेशन लो होगी तो पानी मूव करेगा अंदर से बाहर की साइड, तो क्या होगा, सेल जो होगी, जो गार्ड सेल होगी वो श्रिंक कर जाएगी, तो स्टोमेटा पोर जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। तो तभी हम उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बोलते हैं। क्या आपको समझ में आया पूरी थ्योरी है? यस सर। ओके, यस सर। तो बेटा यस सर। पिछली, यस, सर, सर आपने कहा था लास्ट क्लास में सर, जो मॉड्यूल का टॉपिक है सर उसमें कर्व साइकिल दे रखी है। और मैं सर आपको
बहुत सारी। मैं आपको हर चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं आपको हर चीज बताऊंगा जो आपकी मतलब बुकलेट में होगी, जो मुझे बताना चाहिए वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आज क्या एक्चुअली क्या है ना, 10 दिन बाद हमारी क्लास लग रही है, तो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। यस सर, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, बहुत लेट हो है गया ना। आज। लेट नहीं, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम थी, तो शॉर्ट आउट हो गई है मेरी, तो अब पढ़ते हैं, है नहीं। तो वो भी मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी यार, सब चीज़ मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे ही करानी पड़ेगी। तो पढ़ते हैं भाई। हमने लास्ट क्लास में देख लेते हैं कहाँ तक हुआ था हमारा। तो लास्ट क्लास में हमने स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। भाई ब्रीथिंग होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, एंड फाइनल क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। तो हमारा जो ह्यूमन का पार्ट था वो खत्म हो चुका है बिल्कुल। तो अब मैं आपको थोड़ा सा प्लांट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि प्लांट के बारे में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, तो इसको भी देख लेते हैं। तो लिखो, टॉपिक लिखो, हमारा क्या है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसा, देखो सिंपल, एक मतलब एक पढ़ने का तरीका होता है कि सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में उस चीज को जान लो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स की साइड चलते हैं। तो जो सिंपलेस्ट जो होता है वो हमारा बेस बनता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चीजें डायरेक्टली पढ़ोगे तो बेस हमारा नहीं बन पाएगा, तो सिंपलेस्ट चीजों से स्टार्ट करेंगे तो बेस बनता चला जाएगा। तो और बेस ही हमें बनाना है, हमें रटना नहीं है। जैसे देखो बेस कैसे बनाऊंगा मैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का, देखो एक पत्ती ले ली, ये ली लीफ, ठीक है, इतना सबको पता है ये लीफ है, ठीक है। अगर मैं इस लीफ को काट देता हूं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन कर देता हूं मैं इसका, क्रॉस सेक्शन कर दिया मैंने इसका, ठीक है, मतलब मुझे ऊपर से लेके और नीचे तक की लेयरिंग मुझे दिखाई दे जाएगी। अगर मैंने इसमें इसको ऐसे काट देता हूं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन कर देता हूं, ठीक है, तो मुझे ऊपर से लेके नीचे तक की लेयरिंग दिखाई देती है, ठीक है। तो वो लेयरिंग कौन कौन सी होगी, कटने के बाद हमें क्या दिखाई देगा ऊपर से लेके और नीचे तक, होगा क्या, सबसे पहले हमको बाहर की लेयर दिखाई देगी, बाहर वाली लेयर दिखाई देगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, सेल्स प्रेजेंट होंगे, ये रहे सेल आपके, ठीक है। सेंटर पे यहां पे प्रेजेंट होगा वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स होंगे। वेस्कुलर बंडल्स के नीचे यहाँ पे भी सेल्स होंगे, सेल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे भी, ऐसी कोई बात नहीं है सेल्स नहीं होंगे, सेल्स होंगे, ठीक है। फिर नीचे जो लेयर प्रेजेंट होगी, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं इनर मोस्ट लेयर को, ठीक है। तो जो नीचे वाली सरफेस पे होगी वहां पे प्रेजेंट होंगे स्टोमेटा। देखो जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट क्यों नहीं है, मतलब ऊपर वाली जो लेयर है, जो ये लीफ की लेयर है अपर साइड वाली, वहां पे भी स्टोमेटा हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर देखो दो टाइप के प्लांट होते हैं, आपको तो इतना पता ही है आजकल कि दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक तो होते हैं डाइकोट प्लांट और दूसरे होते हैं मोनोकोट प्लांट, ठीक है। यस ठीक है, सर। डाइकोट्स में क्या होता है कि नीचे वाली सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, मोनोकोट वाले पे क्या होता है, सिर्फ एक ही सरफेस पे, मतलब मोनोकोट में क्या होता है, बोथ सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो अब देखते हैं, चलो कोई नहीं, जितने भी सरफेसेस पे, सर हाँ हाँ बोलो, सर डाइकॉट पे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्या चीज, सर डाइकॉट पे स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिलो वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे, इस वाली इस वाली सरफेस को हम बोलते हैं एडेक्सियल, एडेक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। सर जिम्नोस्पर्म के साथ क्या होगा? नीचे वाली लेयर पर क्या चीज, सर जिम्नोस्पर्म में कहाँ होंगे? जिम्नोस्पर्म पे भी दो साइड पे हो सकते हैं स्टोमेटा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म पे कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो कौन शेप के भी होते हैं कि लीफ की जगह स्पाइन निकले रहते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे, ठीक है। वो हमारे सर स्टोमेटा शुरू कहाँ से हुए वैसे? क्या चीज, स्टोमेटा शुरू कहाँ से हुए, मतलब टीरोफाइट से शुरू हुए, मतलब किससे हुए वो? यहीं से स्टार्ट होगा बेटा, क्या बोलते हैं जिम्नोस्पर्म से,
टेरिडोफाइट्स उससे में भी पहले दिखते हैं, टेरिडोफाइट्स में भी दिखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसका जो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको कि एक शेप में आ जाना, उस चीज को तो जिम्नोस्पर्म से ही स्टार्ट हुए हैं। ओके ठीक सर। है, ओके। तो अपर वाली सरफेस को हम बोलते हैं एडेक्सियल और नीचे वाली को हम बोलते हैं अबैक्सियल, अबैक्सियल सरफेस। ठीक है, अबैक्सियल सरफेस। सर ये अपर और लोअर का ही दूसरा नाम है ना? हाँ ठीक है, आप इसको याद रखो, एडेक्सियल एबैक्सियल याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपर और लोअर से भी जान सकते हो। ठीक है, अपर और लोअर सरफेस से भी जान सकते हो। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ एक ही सरफेस पे दिखाया है आपको स्टोमेटा। तो जो ये सेंटर पे जो प्रेजेंट है इसको हम वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। इस वेस्कुलर बंडल्स में दो चीज होती है, जाइलम प्लस फ्लोएम होता है। जाइलम होते हैं वो जो पानी को कैरी करते हैं, फ्लोएम वो होते हैं जो फूड को कैरी करते हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे हम। और जो ये वाली जो सेल्स होती है इसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स होती है। ठीक है, ये भी मीजोफिल्स होती है। ठीक है, या स्पॉन्जी सेल्स भी बोल सकते हैं ना, स्पॉन्जी सेल्स। ठीक है, ये भी मीजोफिल ही होती है। ठीक है, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ये थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से स्पॉन्जी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको गैप दिखाई दे रहा है ये है स्टोमेटा गैप, स्टोमेटा कोर या स्टोमेटल कोर भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब होता क्या है देखो, धीरे धीरे समझते हैं, कंसेप्ट बनाते चलते हैं। अगर एक लीफ को मैं देखता हूँ, उसका क्रॉस सेक्शन करता हूँ, तो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक की लेयरिंग दिखाई देती है। ठीक है, ऊपर वाली जो सरफेस होती है उस पर भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, और नीचे वाली जो सरफेस होती है उस पर भी एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, मे बी एपिडर्मिस पे ऊपर वाली सरफेस पर भी स्टोमेटा हो सकते हैं, नीचे वाली सरफेस पर भी स्टोमेटा हो सकते हैं। ठीक है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। हमें सिर्फ ये समझना है कैसे प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलेगा। तो लीफ के अंदर होता क्या है, मीजोफिल सेल्स होते हैं लीफ के अंदर। तो ये मीजोफिल सेल्स को थोड़ा सा ब्रोड करके दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मीजोफिल सेल्स होती हैं लीफ के अंदर, तो मीजोफिल सेल्स ये रहे मीजोफिल सेल्स। ठीक है, मीजोफिल सेल से है। मीजोफिल सेल के अंदर अगर प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ तो सेल वॉल भी होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो तो अलग चीज हो गई। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये रहा क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखा देते हैं यहाँ पे, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहचान होती है, इनफोल्ड्स होते हैं अंदर की साइड। ठीक है, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को मैं एमटी से दिखा रहा हूँ, और जो मैंने ब्लू, सर यस सर मीजोफिल सेल्स में एयर कैविटी प्रेजेंट होती है? मीजोफिल सेल्स में सर एयर कैविटी। देखो जो ये गैप दिखाई दे रहा है ना आपको, कि इन सेल और इन सेल के बीच में तो गैप दिखाई दे रहा है ना, यस सर। ये को बोलते हैं हम एयर कैविटी। यहाँ पे सर मीजोफिल सेल्स में न्यूक्लियस होता है? क्या चीज? न्यूक्लियस होता है? बिल्कुल होता है बेटा, सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा। ठीक है, ओके सर। तो हमने देखा ये है मीजोफिल सेल्स हमारी, मीजोफिल सेल है हमारी। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो क्लोरोप्लास्ट लिखते हैं, क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? यस सर, थैलाकॉइड्स। ग्राना, थाइलाकॉइड। ग्राना, सिंगल को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। थैलाकॉइड्स। पूरे स्टैक को ग्राना बोलते हैं। हाँ, पूरे स्टैक पूछा नहीं सर। ये सिंगल को थाइलाकॉइड बोलेंगे। ठीक है, और एक पूरे कंप्लीट को हम ग्रैनम बोलेंगे। ठीक है, अगर ग्रैनम एक से ज्यादा हो, मतलब और भी ग्रैनम प्रेजेंट हो, तो हम इसको वर्ड को यूज करेंगे ग्रैना। ग्रैना। ठीक है जी, प्लूरल में आ जाएगा ये। ठीक है, तो होता क्या है कि जब लाइट पड़ती है, मतलब रोशनी पड़ती है किसकी साइड पे,
इस लीफ की सरफेस पे, लीफ पे क्या होता है, मीजोफिल सेल्स होती है। जब लाइट पड़ेगी तो थाइलाकोइड पे प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोफिल, मतलब पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। वो पिगमेंट्स का काम क्या होता है, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और यहाँ से हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है यहाँ से हमारा, ग्रैनम से क्या बनता है, सर ग्लूकोज। एटीपी, एटीपी प्लस ATP NADPH2। ठीक है। अब देखो, बाहर से स्टोमेटा के ADPH थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू या अंदर से हमें CO2 मिल जाएगी, CO2, ठीक है। पानी भी बाहर से आ जाएगा, ठीक है। और एटीपी और NADPH की प्रेजेंस में, एटीपी और NADPH की प्रेजेंस में ये बना लेते ग्लूकोज। हैं ग्लूकोज, ठीक है जी। ये ग्लूकोज बना लिया। ग्लूकोज कहाँ बन गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज बन चुका है। अब होता Yes, क्या sir. है, अब होता क्या है, जो ये ग्लूकोज बना है ये बाहर निकल आता है क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल के कहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म। तो आपको पता है सेल का जो बाहर वाला एरिया होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज बाहर आ चुका है, ग्लूकोज को मैं जी से दिखा रहा हूँ। जो ये ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में। किसमें होता है, पायरुविक एसिड में। तो पीए से मैं दिखा रहा हूँ पायरुविक एसिड, जी से मैं दिखा रहा हूँ ग्लूकोज, और पीए से दिखा रहा हूँ मैं पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में, ठीक है। पायरुविक एसिड में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो ये पहुंच जाता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। पायरुविक एसिड कहाँ पहुंच जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब जो ये पायरुविक एसिड है, जो ये पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में। तो एनर्जी कहाँ बनी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एनर्जी स्टोर कहाँ पे हुई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। जो CO2 है वो बाहर रिलीज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जो CO2 होगी यहाँ पे ये बाहर निकल आएगी, और CO2 दोबारा से यूज हो सकती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, रीयूज अगेन, ठीक है। दोबारा से ये use सर हो एरोबिक सकती है। रेस्पिरेशन है। हाँ, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है मैंने आपको बताया था, वो 3 चीजों में, जैसे फर्मेंटेशन में है, Yes, sir. वो मैंने आपको Lactic acid. पूरा का पूरा बता रखा है, उसको पूछने की आपको दोबारा जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप पूछ रहे हो तो आपने 10 दिनों के अंदर कोई भी आपने स्टडी नहीं की है अपनी साइड से, ठीक है। तो जो CO2 होगा वो दोबारा से यूज कर लेते हैं प्लांट, ठीक है। और बाहर से भी स्टोमेटा के थ्रू CO2 यूज हो जाती है, मतलब कैरी कर लेते हैं CO2, तो कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। तो आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, आपको, आपने नोट कर लिए? Yes, sir. yes, sir, कर लिया। यस सर। देखो Yes, एक sir. एक चीज सर देखो वो मैं, पीएल का लिखा है, सर वो पीएल का लिखा है, क्या चीज, सर वो पीएल का लिखा है, ग्राना के आगे पी डेल डॉट पीएल डॉट। ग्रेना के आगे PL प्लूरल बेटा, ओके सर। ठीक है। ये प्लूरल लिखा है मैंने। सर 1 सेकंड ऊपर कर दो। हाँ बेटा, 1 नहीं 2 सेकंड लो आप। Sir. सर डन। डन। Sir. हाँ सर प्रोकैरियोटिक सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ना? क्या चीज, सर प्रोकैरियोटिक सेल ही करते हैं ना एनारोबिक रेस्पिरेशन? हाँ प्रोकैरियोटिक सेल एनारोबिक तो सर, रेस्पिरेशन करते हैं। यस सर। तो सर उनका तो सर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह सर उनका मीजोसिस होता है सर, वो मीजोसोम जो होता है वो करता है। हाँ हाँ, वाइट माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है वहाँ पे, है ना। यस सर, मीजोसोम होता है। वहीं पे ही जो उनके एक्स्ट्रा जो उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके थ्रू वो रेस्पिरेट, मतलब सारा काम जितना भी वहाँ पे हो रहा है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे होता नहीं है, तो जितना भी काम Yes, वहाँ पे sir. हो रहा है वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ओके, आपने ये नोट कर लिया भाई? यस सर। तो मैं आपको Yes, एक sir. homework यस दूंगा। सर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे सुनूंगा। हाँ बोलो सर। आपके लिए ये होमवर्क मतलब है। सर मतलब जो ये रेस्पायर मतलब जो ये प्रोसेस हो रहा है ये नाइट टाइम का है ना?
क्या चीज? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, नाइट और डे का मैं बताता हूँ, ठीक है, अभी रुक जाओ, है ना। ओके सर। तो मैं आपके लिए होमवर्क है अभी फिलहाल के लिए, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, सॉरी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है, इन प्लांट्स। तो आपको डिफरेंस लिख के आने हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान, ठीक है। और डिफरेंस तो कम से कम यार ज़्यादा ही होने चाहिए ना, 8-9 डिफरेंस लिख लेना, जितने आपको मालूम हो, जितने आपने स्टडी करी हो, जितना आप छानबीन कर सकते हो इनके बारे में, वो करना है आपको। तो ये आपके लिए होमवर्क है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के बीच में आपको डिफरेंस का पता करना है। ओके ओके सर। ओके सर। सर मैंने दोनों दोनों चीज़ें पढ़ा दी हैं सर आपको। हाँ सर डीपीबी में क्वेश्चन थे ईआरवी और इंस्पिरेटरी रेट हाँ, करके यस सर, वो कुछ है। वॉल्यूम, सर वो वॉल्यूम पे थे। यस सर, सर वो समझ में नहीं यस आया सर, वो सर। वॉल्यूम पे थे। तो जाओ बेटा, मुझे ब्रीदिंग वो वॉल्यूम्स होमवर्क के रिपीट कर सही थे मैच द फॉलोइंग करके। मैंने एडवांस है अरे सर सुन वो। तो लो, पूरी सर बात वो तो समझ सुन लो में नहीं। भाई, आप सुन नहीं रहे हो यार अब। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन दे रहा था मैं उसका, फिर मैंने वहाँ पे जब मैं देने लग गया तो मैंने फिर सारा का सारा ही डाल दिया उसके अंदर। मैंने कहा क्यों आपको टीबी के बारे में पता चले, खाली आपको ईआरबी के बारे में भी पता होना चाहिए, आईआरबी के बारे में पता होना चाहिए, वीसी यस के सर, वो बारे है में, मॉड्यूल में। FRC, ठीक है। तो सर, यस, ये सर इनके टीवी बारे में थोड़े एरर्स भी थे। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हाँ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यस 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 सर, ठीक है है। सर। तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, है ना, ठीक Yes, है। sir. तो पहले मैं आज की क्लास कंप्लीट कर लेता हूँ, और टाइम होगा तो बता दूंगा, और नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बारे में पूरा का पूरा समझाऊंगा। प्लस जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन बचा हुआ है ना, जैसे क्रैप साइकिल हो गया, और ये हो गया टीबी, ईआरबी, आईआरबी, वीसी और एफआरसी, वो पूरा का पूरा एक क्लास में मैं आपको समझा दूंगा पूरा, ठीक है। यस सर, क्रेब्स साइकिल में बहुत बड़े बड़े वो रिएक्शन भी दिए हुए हैं। आपको यस नहीं सर, यार, क्रेब साइकिल पहले ग्लाइकोलाइसिस सब है। हाँ आपको इतना नहीं पढ़ना यार डिटेल में, इतना नहीं, वो 11th क्लास की बात होती है, ठीक है। इतना नहीं, मैं आपको फिर भी बताऊंगा आपको, आप उसकी टेंशन मत लेना, लेकिन आपको ना उसके बारे में ना मतलब ध्यान रखना है कि जितना आपके लिए मतलब इनफ हो, सिर्फ उतनी ही बातें जाननी है, बताऊंगा तो मैं पूरा ही, ठीक है। अब आगे की साइड बढ़ते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई डे टाइम में और नाइट टाइम में क्या फर्क होता है, तो देख लेते हैं इन डे टाइम और डिफरेंस कर लेते हैं इन नाइट टाइम में। ठीक है, ध्यान से सुनना दोनों की चीजें। देखो होता क्या है कि आपको पता है जो CO2 होता है, देखो आपको पता है कि मान लेते हैं जो फोटोसिंथेसिस को मैं पीछे शो कर रहा हूं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब लाइट जो मिलेगी प्लांट को वो तो डे में ही मिलेगी, है ना, लाइट जो मिलेगी वो डे टाइम में ही मिलेगी, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी डे टाइम में होगा। फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज भी बनेगा, वो ग्लूकोज ट्रांसफर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और एनर्जी भी बन जाएगी, प्लस में CO2 भी बन जाएगी, है ना, समझ रहे हो। यस सर। यस सर। ओके Yes, sir. बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। sir. तो होता क्या है, देखो होता क्या है, जो CO2 जनरेट हुई है, जनरेटेड इन रेस्पिरेशन, जो CO2 जनरेट हुई है रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है, उसको दोबारा से यूज कर लिया जाता है, यूज्ड अप फॉर फोटो सिंथेसिस, ठीक है, और CO2 इज नॉट रिलीज्ड, तो CO2 को वहां से रिलीज नहीं किया जाता, ठीक है। डे टाइम के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। डे टाइम में होगा क्या भाई, लाइट भी मिलेगी, फोटोसिंथेसिस भी होगा, अगर फोटोसिंथेसिस होगा क्या होगा तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बन गया तो क्या होगा, एनर्जी बनेगी, एनर्जी के साथ साथ CO2 रिलीज भी होगी। जो CO2 रिलीज होती है, डे टाइम की बात करो, दिन की बात कर रहा हूँ मैं, रात की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन की बात कर रहा हूँ। दिन के टाइम में CO2 बनेगी, है ना, एनर्जी भी बनेगी। अब CO2 का होगा क्या, CO2 को दोबारा यूज में ले लिया जाता है, क्योंकि CO2 से ही तो ग्लूकोज बनाती है प्लांट, है ना, तो जो CO2 होता है उसको दोबारा से यूज्ड अप कर लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है दोबारा से, और दोबारा से एनर्जी और CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो डे टाइम में ये प्रोसेस चलेगा। देखो नाइट टाइम में होता क्या है, नाइट में होगा क्या, आप लोग खुद ही बता सकते हो मुझे, नाइट में होगा क्या भाई। नाइट में लाइट तो होगी नहीं ना,
लाइट तो होगी नहीं, लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज भी नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो एनर्जी भी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी प्लस में CO2 भी नहीं बनेगा। तो यहाँ तो सिंपल है, नाइट टाइम के लिए तो सिंपल है। सिंपल क्या है, क्योंकि नाइट टाइम में क्या होगा, नो फोटोसिंथेसिस अकर, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा नाइट टाइम में क्योंकि लाइट नहीं है वहां पे। ठीक है, ठीक है। और जितनी भी जैसे जितनी भी CO2 प्रोड्यूस होती है डे टाइम में, ठीक है, अब नाइट में तो रात नहीं, नाइट में तो क्या होता है, लाइट नहीं मिलती है, तो जो CO2 जो एक्स्ट्रा CO2 बच जाती है वो रात के टाइम एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि रात के टाइम प्लांट को CO2 की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि लाइट नहीं होती है, तो जो CO2 होगी, CO2 एलिमिनेट थ्रू स्टोमेटा। ठीक है जी भैया, ओके भाई, समझ में आया? सर सर डाउट है सर। हाँ यस सर, आ गया समझ में। सर हाँ सर इन डे टाइम आपने लिखा CO2 सर, डे टाइम में लिखा कि सर ये CO2 कंज्यूम हो जाती है, बट सर डे टाइम में तो डार्क रिएक्शन होते ही नहीं है, तो सर क्या से होगी कंज्यूम? बेटा किसने बोला आपसे डे टाइम में डार्क रिएक्शन नहीं होती है, किसने बोला आपको? अरे सर सर डार्क रिएक्शन तो नाइट में होते हैं ना। नहीं बेटा, अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता यार, तुम तो मेरे कंसेप्ट को हिला रहे हो, अपने भी कंसेप्ट हिला रहे हो, मेरे भी हिला रहे हो। देखो सुनो, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ग्रैनम, ठीक है, मान लेते हैं ग्रैनम है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, लाइट पड़ी तो यहां से बना, अब देखो इसके ऊपर लाइट पड़ी ग्रैनम के ऊपर, ठीक है। एक मिनट, फोन आ गया, किसका आ गया? देखो यहां पे लाइट पड़ी, ठीक है, लाइट पड़ी तो इस जो इसके अंदर रिएक्शन होगी, ग्रैनम के अंदर जो भी रिएक्शन होगी उसको हमने बोल दिया लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, लाइट रिएक्शन। लेकिन यहां पे जो प्रोसेस होगा, ठीक है भाई, जो यहां पे प्रोसेस होगा, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोसेस होगा वो लाइट के एब्सेंस में होना चाहिए, लेकिन डे टाइम में तो चल ही रहा है ना, उसको लाइट की जरूरत नहीं होती इस वाली रिएक्शन को। जो CO2 प्लस H2O से और ATP प्लस NADPH की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज बन रही है, उस इस प्रोसेस के लिए हमें लाइट की आवश्यकता नहीं है, लाइट नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन हो तो रहा है डे टाइम में ना, समझ रहे हो? यस सर। भाई जिस बच्चे का कंसेप्ट नहीं हो रहा था वो वाला भाई क्लियर हुआ? अब हो गया सर। भाई डे टाइम में अगर लाइट मिल रही है तो लाइट की प्रेजेंस में अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है उसको हमने लाइट रिएक्शन बोल दिया। डे टाइम में हमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन रिएक्शन तो फिर भी चल रही है तो उसको हमने डार्क रिएक्शन बोल दिया, क्योंकि हमें लाइट की जरूरत नहीं है इसलिए डार्क बोल दिया, यहाँ पे लाइट की जरूरत है इसलिए हमने लाइट बोल दिया उसको। ओके ओके सर। ओके जी, तो आगे बढ़ते थोड़ा सा, नोट कर लिया आपने? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की साइड जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। सर सर फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और फोटोसिंथेसिस सेकंड क्या होता है? क्या चीज? फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 क्या होता है सर? क्या? फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, PS1 एंड PS2 की बात कर रहे हो ना आप? यस सर। ओके, देखो होता क्या है, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन को भी हटा देता हूं, आपको वो ही समझा देता हूं। देखो भाई, देखो प्लांट के अंदर रिएक्शन सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है, रिएक्शन सेंटर होते हैं प्लांट के अंदर, 2 रिएक्शन सेंटर होते हैं, 2 रिएक्शन सेंटर्स होते हैं, ठीक है। एक तो जो बना होता है वो क्लोरोफिल ए से बना होता है, ठीक है, और दूसरा रिएक्शन सेंटर होता है उसके अंदर क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, सी भी होता है, कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। एक ये वाला सेंटर हो गया, एक ये वाला सेंटर हो गया, इस सेंटर को हम बोलते हैं LHC,
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं LHC, ठीक है। यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए वाला जो है हमारा, ठीक है, ये सिंगल, मतलब यहाँ पे जो पिगमेंट है यहाँ सिर्फ एक सिंगल क्लोरोफिल है, सिंगल क्लोरोफिल है, ठीक है। तो सिंगल मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल का, ठीक है। तो हमने जो रिएक्शन सेंटर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्लोरोफिल ए में और बाकी जो पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर उनके बीच में, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारी थाइलाकोइड है, ये हमारा थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, ये हमारा थाइलाकोइड है और यहाँ पे प्रेजेंट है LHC, ये रे LHC, ठीक है, ये है हमारा LHC, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसके अंदर पिगमेंट्स है बहुत सारे। उसके ऊपर एक और पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए, ठीक है, ओके, समझ में आया था? यस सर। ओके, अच्छी बात है। सेम चीज दूसरे वाले में, दूसरे वाला जो रिएक्शन सेंटर होता है उसमें होता है। यहाँ पे बहुत सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं और एक ऊपर की साइड एक हमारा जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल ए का वो होता है, ठीक है। होता क्या है कि इन LHC के ऊपर लाइट पड़ती है और ये फोटो सिस्टम है ना? हाँ, ये फोटो सिस्टम है, ये फोटो सिस्टम 2 है एंड ये फोटो सिस्टम फोटो सिस्टम 1, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक लगेगा। हाँ, जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करने पर इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है और जो फोटो सिस्टम 1 होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ही लाइट एनर्जी पड़ती है LHC पे तो LHC क्या होता है, एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिलीज करेगा वो सीधा पहुंचेगा कहाँ पे, क्लोरोफिल ए की साइड, ठीक है। क्लोरोफिल ए से होता हुआ ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये पहुंचेगा फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सीधा पहुंचेगा अपने अपने जो इनके अंदर की साइड भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके थ्रू ये पहुंच के ये प्रोड्यूस कर लेता है ATP प्लस NADPH को, एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो थाइलाकोइड में जो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक PS1 और एक PS2। और जो फोटो सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर एक्चुअली में होता क्या है, इनके अंदर होते हैं लाइट रिएक्शन सेंटर्स होते हैं, मतलब दो टाइप के सेंटर्स होते हैं, एक तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वाला और एक सिंगल मॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है। तो सिंगल मॉलिक्यूल क्या करता है, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं उनमें से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उसको कैरी करके और आगे की साइड फॉरवर्ड कर देते हैं। बच्चों समझ में आया यहाँ पे? सर यस सर मतलब जो फोटो सिस्टम सेकंड में जो वो हमारे पास क्लोरोफिल ए है सर, वो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है फोटो सिस्टम 1 में या वो इलेक्ट्रॉन खुद ट्रैवल करता है? ट्रैवल करके जाता है PS1 में। PS1 जो होता है ना इलेक्ट्रॉन को इमिट भी करवाता है लेकिन PS2 के पास वो पहुंचता है, ठीक है। तो ये है क्या PS? देखो PS1 PS2, देखो मैंने आपको कहा था कि कोई बात नहीं कि आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों की छोटी है। ये तो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ठीक है। दो सिस्टम होता है प्लांट्स के अंदर, थाइलाकोइड के अंदर, ठीक है जी। सर तो इन फोटो सिस्टम का काम क्या है? ये एनर्जी बना देना, ATP। देखो मैं आपको मना कर रहा था कि इतना ज्यादा नहीं डीप में नहीं जाते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे ये ग्रेनम है ना, ग्रेनम है, एक सिंगल वाले को मैंने क्या बोला था, ये थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड। तो जो ये सिंगल मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे बना दिया बस, ये थाइलाकोइड, ठीक है। इन थाइलाकोइड में प्रेजेंट रहते हैं PS1 PS2, जो क्या बना, मैंने आपको बताया था ना, जो ग्रेनम होते हैं वो क्या बनाते हैं, ATP और NADPH बनाते हैं, है ना, बताया था नहीं बताया था मैंने आपको? तो वो ऐसे बनाते हो, ठीक है। तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यार, आपको 11th क्लास में सब कुछ पढ़ाया जाएगा वहाँ पे, अगर आप मेडिकल लाइन को चूज करते हो। बेटा क्या करूँ बताओ, आप लोगों के ही डाउट्स होते हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता।
ठीक है। सर ये हिल तो रिएक्शन क्या होता है सर, को बता दो क्या चीज? सर। हिल रिएक्शन समझ हिल नहीं आया। रिएक्शन क्या होता है? यस सर। देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड जा रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर की साइड जा रहा है, यस सर। ठीक है, इसको हिल रिएक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड, ठीक है, इसको हम हिल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके। और जेड स्किन भी सुना होगा, अगर आपने हिल रिएक्शन पूछा तो जेड स्किन भी सुना होगा आपने। यस यस। हाँ, ये जेड स्किन बन रहा है। देखो देखो, सर इलेक्ट्रॉन फिर नोट पे तो नहीं लिखे ना ये चीज? इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड से अपवर्ड गया, अपवर्ड से डाउनवर्ड गया, और ये डाउनवर्ड से फिर अगेन अपवर्ड गया, तो कुछ इस साइड से साइन बनता है इसका, तो इसको हम जेड स्किन भी बोलते हैं। सर ट्रांसपोर्टेशन शुरू करो सर, ये हाँ, 11th पे मत जाओ, बिल्कुल। सर जो आपने अभी चीज समझाई है ये नोट्स में तो नहीं लिखे ना? नहीं, नोट्स में मत लिखो, बस आपकी नॉलेज, मतलब ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आप लोगों के लिए। जिस बच्चे का डाउट है वो मैंने क्लियर कर रहे हैं। ओके ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ट्रांसपोर्टेशन की साइड आते हैं, थोड़ा जल्दी चलते हैं और तेजी से कवर अप करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन देखो, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है भाई, कोई बताएगा? बस ट्रांसपोर्ट करना सर, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना किसी चीज को। बिल्कुल। देखो सर। हाँ, एक जगह से दूसरी। बिल्कुल, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है कि भाई, जैसे ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो जो ट्रांसपोर्टेशन काम होता है वो ब्लड ही कर सकता है, ठीक है। सिर्फ वही फ्लो करता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है, हार्ट के थ्रू पंप होके जाता है लंग्स में, ठीक है। लंग्स में ऑक्सीजन लेके कैरी करके वो पहुंचाता है कहाँ पे, टिश्यू के अंदर। टिश्यू से दोबारा से वो लेके और दोबारा से लंग्स में छोड़ देता है, इस वजह से CO2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर हमने खाना खाया है, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्प्शन हुआ विलाई के थ्रू, ठीक है। वो विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो फूड गया कहाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म वाला फूड गया कहाँ, वो सीधा ब्लड में आता है, और ब्लड से जाता है जहाँ पे नीड होती है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है? समथिंग is transport to various part of the body such as ब्रेन हो गया, मसल्स हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे उस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करवाया जाएगा। तो समथिंग इज ट्रांसपोर्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज ब्रेन, मसल्स, ठीक है, लेग्स, ठीक है, हैंड हो गया, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। हेलो हेलो, यस सर। भाई अभी यहीं पे मूवी में बात कर दो, क्लास चल रही है, ठीक है। ओके, तो समथिंग इज ट्रांसपोर्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज ब्रेन, मसल्स, लेग, हैंड। तो जहाँ भी जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कराया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है एक्चुअली। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। ओपन क्लोज्ड नहीं, वो अलग चीज है। तो पहले देखते हैं दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, ठीक है। नहीं, दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर तो होता ही होता है, क्योंकि एक तो ब्लड के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, और एक लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। लेकिन मैं बात करता हूँ अभी ह्यूमंस के बारे में और प्लांट्स के बारे में, क्योंकि हमारे जो NCERT है लाइफ प्रोसेसेस में, उसमें दो ही चीज़ दी है। एक ह्यूमन के बारे में बताया, उसी का प्लांट्स के बारे में बता दिया। ह्यूमन एंड प्लांट एंड ह्यूमंस एंड प्लांट्स। हाँ बोलो सर। जो लिम्फ होता है सर, उसे हार्ट ही पंप करता है। क्या चीज़? नहीं बेटा, हार्ट क्यों पंप करेगा लिम्फ को? तो लिम्फ वेसल्स फिर सर ऐसी रहती है, मतलब हाँ, मतलब वहाँ पे लिम्फ होता है, लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं, है ना। मैं बताऊंगा इसके बारे में, बताऊंगा आपको, आप डोंट वरी, ठीक है। तो हमारे टॉपिक के हिसाब से दो टाइप के मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जैसे एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है एज वेल एज प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन
ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, या फिर ह्यूमंस के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। और प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, आप लोगों को पता है प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है इन प्लांट्स में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं प्लांट्स के बारे में बस अभी थोड़ा सा बता दूं कि आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट्स के अंदर वो कैसे होता है, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू। जाइलम क्या काम करता है, वाटर का कंडक्शन करवाता है, और फ्लोएम क्या करता है, वो फूड का कंडक्शन करवाता है, ठीक है। तो ये होते हैं प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन वाले पाथवे, ठीक है। और अब बात करते हैं एनिमल्स की या ह्यूमंस की बात करते हैं। तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, दो सिस्टम होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ह्यूमन के अंदर दो सिस्टम होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फर्स्ट जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और सेकंड होता है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकंड जो सिस्टम होता है वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम। आपको पता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर भी तीन चीज़ होती हैं। एक तो होता है ब्लड जो कैरी करेगा किसी भी चीज़ को, सेकंड होता है ब्लड वेसल्स जो पाथवे है, ब्लड कहाँ पे फ्लो करेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। थर्ड है हार्ट, इसको पहुँचाएगा कौन, इसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाएगा कौन, ये हार्ट का काम होता है, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए तीन चीज़ चाहिए होती है, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। ब्लड जो होता है वो कैरी करता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो कहाँ पे फ्लो होता है, वो होता है ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, ठीक है। इसको फ्लो करवाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसको हार्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सेकंड, दूसरी साइड अगर हम देखें लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में, जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं इसके अंदर भी तीन चीज़ होती है। एक तो लिम्फ होता है, ठीक है, जो किसी भी चीज़ को कैरी करेगा, ठीक है। सेकंड होता है ये लिम्फ कहाँ पे फ्लो करेगा, लिम्फेटिक वेसल्स में, है ना, या लिम्फ वेसल्स भी बोल सकते हैं, लिम्फ वेसल्स में। और साथ में इनको मतलब इनको जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा वो कौन करेगा, वो करेंगे लिम्फ नोड, ठीक है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे होती है, तीन चीज़ें यहाँ पे होती है। दोबारा से मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। देखो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इज ट्रांसपोर्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज ब्रेन, मसल्स, लेग्स, हैंड, स्टोमक, कहीं भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें एनर्जी की, तो वो एनर्जी को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर अगर बोले तो अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स होते हैं। देखो प्लांट के बारे में आप लोगों को पहले से थोड़ा बहुत पता है कि भाई जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड को कैरी करता है और पहुंचाता है जहाँ पे नीड होती है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा प्लांट्स के बारे में भी, लेकिन ह्यूमंस के बारे में हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ह्यूमन के बारे में अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो ह्यूमंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो सिस्टम पे आधारित है, ठीक है। टू सिस्टम्स की हमें रिक्वायरमेंट है। पहला सिस्टम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकंड सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन चीज बहुत जरूरी है, ब्लड का होना, ब्लड वेसल्स का होना और हार्ट का होना, ठीक है। ब्लड होता है जो कैरी करेगा कुछ ना कुछ, ब्लड वेसल्स होता है जहाँ पे ब्लड फ्लो करेगा, और जो ब्लड को पहुंचाएगा कौन, ताकत कौन देगा, है ना, एक फोर्स कौन देगा, वो हार्ट देता है, ठीक है। ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम में भी सेम चीज होती है, भाई लिम्फ होता है ना, लिम्फ वेसल्स होती है और लिम्फ नोड्स होते हैं, इनके भी अलग अलग फंक्शंस है दोनों के दोनों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं, फर्स्ट जो है हमारा वो है ब्लड, ब्लड के बारे में, ठीक है।
एक एक करके पढ़ते हैं। पहले ब्लड को पढ़ेंगे, फिर ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे, फिर हार्ट को देख लेंगे यहाँ पे पहले, फिर लिम्फ को देख लेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स को देख लेंगे, लिम्फ नोड को देख लेंगे, देन ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड की बात करते हैं। आपको पता है ब्लड किस चीज से मिलके बना होता है, किससे बना होता है? सर आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, प्लेटलेट्स। देखते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड मेड अप ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं ब्लड मेड अप ऑफ, या फिर कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, दो चीजों से मिलके ब्लड बना होता है। ठीक है, टू थिंग्स। ठीक है, तो ब्लड जो होता है वो दो चीजों से मिलके बना होता है। तो जो ये टू थिंग्स मैंने लिखा है यहाँ पे, दो चीजें वो कौन कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं। मैट्रिक्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो ब्लड जो होता है वो दो चीजों से मिलके बना होता है। एक तो बना होता है ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, उससे मिलके बना होता है। और सेकंड क्या होता है, जो ब्लड के अंदर क्या होती है, सेल्स होती है। ठीक है, तो दो ही चीज होती है ब्लड के अंदर। ब्लड में क्या होता है, दो ही चीज होती है, ये तो प्लाज्मा होगा या सेल्स हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा और इधर वाले को बोलते हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है, उसके अंदर ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ये एरिया ऑक्यूपाई करता है 55 to 60%। ठीक है, ये 55 to 60%, ठीक है, एरिया कवर अप करता है ब्लड के अंदर। ठीक है, जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो बच गया वो ब्लड सेल्स होंगे, है ना। जो ब्लड सेल्स होती है वो कितना एरिया कवर अप करती है, ये करती है कितना, 45%। हाँ 45%, है ना, 40 to 45% बोल सकते हैं, 40 to 45% बोल सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा जो होता है ब्लड के अंदर कवर अप करता है 55 to 60%, और जो बच गया वो ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, जो आप फ्लूइड वाला पोर्शन देखते हो ना ब्लड, मतलब आपने कभी आपके चोट लगी होगी तो कुछ जो ब्लड होता है आपको वो भी पानी की तरह नजर आता है। ठीक है, मतलब है ना, समझ रहे हो। तो जो फ्लूइड नेचर होता है वो हाँ, जो फ्लूइड नेचर होता है एक्चुअली में वो होता है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, और जो फ्लूइड को अगर हटा दे तो क्या बचेगा, ब्लड सेल्स बचेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा कौन से वाला हो गया, जो फ्लूइड वाला हो गया, हिस्सा हो गया। ठीक है, फ्लूइड में एक्चुअली में होता क्या क्या है, फ्लूइड में होता क्या क्या है, ये जो फ्लूइड मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, इस फ्लूइड के अंदर 90 से लेके 92 वाटर, तो वाटर होता है। वाटर। ठीक है, इस फ्लूइड के अंदर जो हम ब्लड प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, इस फ्लूइड के अंदर 90 से लेके 92% तक तो वाटर होता है। ठीक है, बाकी जो बच्चा वो प्रोटीन्स होती हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, हॉर्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे बात करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, साथ में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, जो बाकी जो बच्चा एरिया, जब 90 to 92% लिख दिया हमने, तो 8 to 10% जो एरिया बच्चा वो कवर अप करता है प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स और क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, जैसे प्रोटीन्स तो आपको पता ही होगा कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, जैसे एल्ब्यूमिन हो गई, है ना, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गई, है ना, ग्लोबुलिन, बिल्कुल सही, बिल्कुल ग्लोबुलिन हो गई, है ना। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, बिल्कुल सही बेटा, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। ठीक है, या फिर फिब्रिनोजन भी होता है,
ठीक है। तो ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर कैरी मतलब हम मानते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स कैसे, मतलब केमिकल मैसेंजर, भाई हॉर्मोन्स भी तो हो सकते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ये होते हैं केमिकल मैसेंजर, ठीक है। और क्लोटिंग फैक्टर भी हो सकते हैं जो क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, जो क्लोट्स करते हैं, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन हो गया पूरा का पूरा, ये किस चीज़ का पोर्शन हो गया, ये हो गया ब्लड प्लाज्मा का पोर्शन हो गया। अगर मैं ब्लड सेल की बात करूँ या इधर वाले एरिया की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने लिखा था 40% से लेके 45% तक क्या होता है, ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। तो ये जो ब्लड सेल्स होती है ये कौन कौन सी होती है, एक तो आरबीसी बोल सकते हैं, है ना, आरबीसी होता है, और WBC डब्ल्यूबीसी होता है, और एंड प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या हो गए, ये तीन चीज़ें हो गई, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया एंड प्लेटलेट्स हो गया। आपको तो पता ही है यार आरबीसी किस लिए यूज होता है, The transportation of oxygen, बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, oxygen and carbon dioxide. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में हेल्प करता है, और सर ठीक है? एंटीबॉडीज का भी, हाँ, और डब्ल्यूबीसी इम्यून डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी, डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये होता हमारा डब्ल्यूबीसी होता है। तो और प्लेटलेट्स, coagulation of हेल्प इन blood. द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ, ठीक है, जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग, एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग platelets helps in forming of blood clots, ठीक है। तो आरबीसी का काम हो गया ट्रांसपोर्टेशन का, डब्ल्यूबीसी हमारा डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी होता है, और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, जब चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, तो प्लेटलेट्स क्या करती है, हेल्प करती है फ्लोटिंग करने में, ठीक है। और यस सर ऐसा हो सकता है कि बॉडी में प्लाज्मा कम होने लग जाए बनना किसी बीमारी से या कुछ, हाँ हो सकता है, तब हमको खून की जरूरत पड़ती है। तो उसमें प्लाज्मा कम होता है, क्या चीज, उसमें कुछ अगर प्लाज्मा कम होगा बेटा, देखो अगर मान लो कि मेरे कोई चोट लगी है, ठीक है, तो खून निकल रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ प्लाज्मा प्लाज्मा निकल रहा है ना, ऐसा तो है नहीं, प्लाज्मा के साथ साथ तो आरबीसी भी निकलेगी, डब्ल्यूबीसी भी निकलेगी, प्लेटलेट्स भी निकलेगा, है ना भाई। कोई भी अगर डब्ल्यूबीसी कहाँ निकलता है सर? कोई भी कटिंग ब्लड के होती है, अंदर निकलेगा, ठीक है, कोई भी कटिंग अगर बीमारी चल रही है तो ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी का प्रेजेंस होना तो लाजमी है ना। तो अगर कोई भी कटिंग हो गई है हमें, तो जो ब्लड लीक आउट होता है, तो ब्लड के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है, फैक्टर्स भी होते हैं काफी सारे, है ना। तो उसके लिए होता क्या है, हम सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, सीबीसी हो गया, या फिर आपका लेके चले एपीटीटी टेस्ट हो गया, ठीक है, या फिर आपका पीटी टेस्ट हो गया, आईएनआर हो गया। तो इन टेस्टों से हमें पता लगता है कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़, मतलब कितने अमाउंट में चीज़ें प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में चीज़ें एब्सेंट है, ठीक है। उसके बिहाफ पे हम मेडिसिन चलाते हैं, उसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि भाई मतलब ब्लड का जो अमाउंट है वो कम तो नहीं है, अगर अमाउंट कम है तो हम क्या करते हैं, बाहर से इन्फ्यूज़न करवा लेते हैं ब्लड का, ठीक है। ओके जी, ओके। तो अब ये दो चीज़ें हो गई, अब मैं आपको फंक्शंस बताता हूँ, ब्लड का फंक्शंस क्या होता है। फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड।
आपको पता है यार, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले फंक्शन में वही लिख दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है भाई, है ना। जो आरबीसी होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो आरबीसी किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। तो फंक्शन ये भी हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या हो गया इसका? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है उसका काम क्या होता है? फ्रॉम लंग्स से वो कैरी किया जाएगा और टिश्यू पे वो छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और जो CO2 होता है फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू से वो कैरी कर लिया जाएगा और इसको छोड़ दिया जाएगा किसके अंदर? लंग्स के अंदर दोबारा, ताकि इसको बाहर एक्सपेल कर सकें। ठीक है, साथ में जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अभी तो ये हमारा पिछला टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन वाला, है ना। तो ये एक और फंक्शन होता है इसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्ट फूड, ठीक है, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, टू ब्लड। ठीक है, साथ में और का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड ही कराता है। ठीक है, और क्या काम करता है ये? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेशन ऑफ बॉडी पीएच, रेगुलेट करता है ये बॉडी टेम्परेचर को। रेगुलेशन ऑफ बॉडी पीएच। बिल्कुल बेटा, रेगुलेट ऑफ बॉडी पीएच तो डिपेंड करता है O2 एंड CO2 की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, हमारे जो MBBS जो करते हैं हम लोग और या फिर मेडिकल लाइन में, हम इसको ABG टेस्ट बोलते हैं, ABG टेस्ट। ठीक है, जो डॉक्टर होता है, ठीक है, वो प्रेफर करता है कि भाई तुम ABG टेस्ट करा लो। जो भी लंग से रिलेटेड बीमारी होती है या फिर किडनी से रिलेटेड बीमारी होती है या फिर लीवर से रिलेटेड बीमारी होती है, तो हम उसमें ABG टेस्ट के लिए प्रेफर करते हैं पेशेंट को कि भाई ABG टेस्ट करवा लीजिए। ठीक है, ABG होता क्या है? आर्टेरियल ब्लड गैस। ठीक है, मतलब आर्टेरियल ब्लड गैस, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो गैसेस का अमाउंट है उसके बारे में हम पहचानते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमें पता क्या चलता है कि भाई PO2 कितना है, PCO2 कितना है एंड pH ऑफ द ब्लड कितना है। ठीक है, तो हम एस्टिमेशन करते हैं जो pH ऑफ ब्लड होता है वो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 7 से थोड़ा सा 7.4 एक मतलब मानते हैं, बिल्कुल ठीक है पेशेंट। ठीक है, अगर इससे कम हो रहा है, ठीक है, 7.3 से कम हो रहा है, तो इसका मतलब है ब्लड के अंदर CO2 का लेवल हाई है, तभी तो एसिडिक की साइड जा रहा है ना। इसका मतलब है अगर CO2 हाई है, इसका मतलब क्या? ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो बंदे को क्या चाहिए? वेंटिलेशन पे डालना पड़ेगा, ऑक्सीजन देनी पड़ेगी मैकेनिकल से। सिंपल फंडा होता है ये तो। ठीक है, तो वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन क्यों देना पड़ेगा सर? ऑक्सीजन क्यों देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो अंदर से मतलब ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा, तभी तो उसका CO2 लेवल हाई हो रहा है ना, समझ रहे हो भाई। जो बंदा आता है हमारे पास, वो जो बंदा आता है वो एज का क्या होता है 40 साल से लेके और 70 साल का बंदा आता है इस बीमारी को लेके, मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 40 और 70 तक तो वो सिगरेट पी के या दारू पी के वो खराब हो चुका होता है, तभी तो बीमारी स्टार्ट होती है। उससे पहले तो वो कर रहा होता है ना, तब तो बीमारी नहीं होती है। ओके ओके सर। तो सर जो ऑक्सीमीटर होता है pH वैल्यू देखते हैं क्या? सर जो ऑक्सीमीटर डिवाइस है वो pH वैल्यू नहीं सर, वो ऑक्सीजन देखता है। ना वो ऑक्सीजन देखता बेटा। ठीक है सर, मतलब pH वैल्यू देख के बताता है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, इसलिए काफी सारी चीजों को हमें डिफाइन कर देता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। ठीक है, उसको वेंटिलेशन पे डालना नहीं डालना। ठीक है, ये ABG ही डिसाइड करता है। ओके सर पीएच अगर बेसिक हुआ तो क्या चीज?
सर पीएच अगर बेसिक हुआ तो ऑक्सीजन ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, CO2 ज्यादा नहीं होना चाहिए, एसिडिक की साइड नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर एसिडिक की साइड जा रहा है, CO2 ज्यादा है, तो बंदे को सफोकेशन होके ही वो मर जाएगा, है ना, सफोकेशन हो जाएगी ना अंदर ही अंदर। सर तो इसको छोड़ के आगे की बात करते हैं। हाँ सर हाँ सर जो बफर्स होते हैं सर CO2 न्यूट्रल ऑक्साइड। बेटा जो ये ब्लड के अंदर देखो, मैंने सर एक बच्चे CO2 तो ने पूछा था न्यूट्रल मुझसे उस दिन भी कि यार माउथ के अंदर जो हमारे पोटेशियम निकलता है सलाइवा से, या ये निकलता है वो निकलता है, इनका काम क्या होता है। मैंने उस टाइम भी बताया था, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन या मतलब जैसे ये सर एब्जॉर्प्शन आपने बताया था बुकल कैविटी में, है ना, मैंने बताया था आपको। तो इसमें होता सोडियम क्या एंड है पोटेशियम कि ये भी हेल्प करता है बफरेशन में, कि अगर पीएच ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा या फिर रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी ये मतलब मिनरल्स होते हैं, जितने भी ये आइटम्स होते हैं, तो वो काम करते हैं बफरिंग में, ठीक है। सर बफरिंग मतलब पीएच रेगुलेशन। हाँ, पीएच रेगुलेशन। सर बफरिंग क्या होती है? मतलब हाँ बताओ बताओ बताओ। सर बफरिंग क्या होती है? नहीं अभी बच्चा बोल रहा था ना वो। सर सोडियम कार्बोनेट की बफर है ना। हाँ हाँ, सोडियम और कार्बोनेट की बफर होती है, पोटेशियम भी इंक्लूड होता है उसमें। बफर का मतलब होता है बेटा पीएच को मेंटेन करना। ओके सर। सर ये एबीजी टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टियल ब्लड गैस बेटा। देखो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है सर? अरे नहीं नहीं यार, मैंने ऐसे ही बता दिया ताकि ताकि ना बोरिंग क्लास से थोड़ा मतलब क्लास बोरिंग हो रही हो ना। सर और ज्यादा बोरिंग हो जाती है क्लास इसके बाद। सारी नो सर चीजें एडवांस ऊपर से कंटेंट है, जाती क्लास सर बहुत इंटरेस्टिंग हो बायोलॉजी जाती कभी है। बोरिंग हो ही नहीं सकती है। कैसे बायोलॉजी इंटरेस्टिंग है। तो बेटा फिर मिलते हैं आपको मतलब मेडिकल लाइन में ही, है ना। फॉर्मिंग क्लॉट्स टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ excretory material from tissue, ठीक है, या फिर लीवर हो गया बाय किडनी के थ्रू। इसके बाद इसका काम क्या होता है? प्रिवेंट फ्रॉम infection and helps in wound healing, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस हो गए ब्लड के। जैसे दोबारा से मैं फंक्शंस को पढ़ लेता हूँ। देखो फंक्शंस ऑफ ब्लड का आपको पता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ये तो बच्चा जानता है, नहीं जानता होगा तो नालायक हो आप फिर, ठीक है। तो सेकंड जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, ये भी बच्चा जानता है भाई, ट्रांसपोर्ट फूड डाइजेस्ट होगा तो फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, उसको लेके कौन जाएगा, ब्लड जाता है, ठीक है। थर्ड फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। अब यार जितनी भी केमिकल चीज़ें निकलेगी जाएगी कहाँ, ब्लड में ही तो जाएगी, है ना। एक जगह से ट्रैवल के लिए उन्हें क्या कौन सा माध्यम चाहिए होता है, ब्लड ही तो चाहिए होता है। ब्लड क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर बोल लो या फिर हीट बोल लो, ठीक है, तो रेगुलेट करता है ब्लड, ठीक है भाई। क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं और प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, तो फॉर्मिंग क्लॉट्स टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, ठीक है। और जितनी भी गंदगी होती है वो सब पास करवाता है किडनी के थ्रू। कौन करवाता है, ब्लड करवाता है, ठीक है। और WBC प्रेजेंट होती है तो प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड हेल्प इन द वाउंड हीलिंग। सिंपल सी बात है, समझ में आया बच्चे? सर एक डाउट है सर। बता बोलो। सर जो आपने कहा कि सर पीएच होता है सर अगर पीएच का कम हो तो सर एसिडिक हो जाएगा और सर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। सर फिर इस ब्लड सर जैसे सोडियम कार्बोनेट है और सर वो रेगुलेट करता है पीएच। सर फिर उसका ऑक्सीजन मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का उससे क्या कनेक्शन हो गया, मतलब कि अगर ये बढ़ेगा तो पीएच कैसे मेंटेन हो सकता है? बेटा हम मैंने ब्लड की बात कही ना, मैंने रेस्पिरेशन की बात नहीं करी अभी, मैंने ब्लड की बात करी। अगर मान लो कि मान लेते हैं, देखो ये मान लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं आपके हिसाब से पीएच यहाँ का कम हो गया है, ठीक है। अगर पीएच कम हो गया, पीएच कम का मतलब क्या हो गया, क्योंकि CO2 का लेवल हाई हो रहा है यहाँ पे, इसलिए पीएच कम हुआ है। एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, अटैच्ड है,
अगर ये चीज डिस्टर्ब हो गई तो ये चीज डिस्टर्ब हो जाएगी, ये चीज डिस्टर्ब हो गई तो दूसरी चीज डिस्टर्ब हो जाएगी, समझ रहे हो? यस सर। सर तो फिर यहाँ पे वेक्टर्स कैसे काम करते हैं? हाँ अरे वो पढ़ाई जाएगी यार, 11th में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, सारा यहीं सीखेगा क्या? ठीक है भाई। सर हाँ सर जो ब्लड है वो बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करवा रहे हैं? ब्लड बॉडी का टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करता है? कैसे? क्योंकि ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है। जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जो हमारे ब्रेन में जो फोर ब्रेन होता है, ठीक है, फोर ब्रेन होता है ना, 3 ब्रेन होते हैं ना हमारे पास, कौन कौन से? ठीक है, फोर ब्रेन हो गया, और फोर ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है, वहां पे टेम्परेचर रेगुलेट का सेंटर होता है, ठीक है। वो जो होता है वो सिग्नलिंग पास करता है कि टेम्परेचर, देखो आपको पता है पायरोजीन होता है, आपको पता है पायरोजीन, जैसे कोई भी देखो बॉडी का टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है, बॉडी का, इसका मतलब है हमें कुछ इन्फेक्शन हुआ है, बॉडी ने उसको रिएक्ट किया है। टेम्परेचर हाई होना एक गलत चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। टेम्परेचर हाई हो रहा है इसका मतलब है कि हमारी बॉडी फाइट कर रही है किसी पैथोजन से। हाई कर रहा है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को एक, मतलब जो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो एक ऐसी माध्यम बना रहा है पैथोजन के लिए, ताकि पैथोजन फाइट ना कर सके हमारी बॉडी के अंदर, उसको वीक करने के लिए। लेकिन कुछ पैथोजन ऐसे भी होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं, फिर उनसे बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। तो सेंटर होते हैं जो रेगुलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है सर। यस सर, थैंक यू सर। सर ब्लड ग्रुपिंग ऑफ ब्लड का सिग्निफिकेंस क्या होता है? देखो ये तो डिपेंड करता है एंटीजन एंड एंटीबॉडी पे, ठीक है। हाँ आरएच फैक्टर होता है, ये एंटीजन एंड एंटीबॉडीज पे डिपेंड करता है, अभी बताऊंगा मैं आपको, अगला टॉपिक हमारा वही है, ठीक है। सर फॉरबैन क्या था? क्या चीज? सर फॉरबैन जो आपने लिखा था ये क्या है? फॉरब्रेन जो होता है ना वो कंट्रोल करता है, हम मैं जैसे बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कुछ भी ऐसा काम कर रहा हूँ, ये कौन रेगुलेट कौन कर रहा है? ये फॉरब्रेन ही रेगुलेट कर रहे हैं हमारे, ठीक है। ओके सर। ज़्यादा डिटेल में जाओगे फिर आप बोलोगे सर टॉपिक पे आ जाइए, है ना? नहीं तो सर वर्ड का जितना है मतलब नहीं सर, हम तो डिटेल में जा। देखो अब आगे बढ़ते थोड़ा सा एक मैकेनिज्म समझ लेते हैं। पहले समझते हैं ब्लड क्लॉट कैसे होता है, दूसरा मैकेनिज्म समझते हैं ब्लड ग्रुप का, ठीक है। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन एक्सेप्टर होता है, तो इस चीज़ के बारे में देखते हैं। तो ब्लड क्लॉट, किसको मैकेनिज्म पता है ब्लड क्लॉट का? यस सर, वो थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन का मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉट, ठीक है सर। हीमोस्टेटिक मैकेनिज्म। देखो मैं बताता हूँ आपको। आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लेटलेट्स होती है, यस सर। ठीक है। यस और ब्लड क्लोटिंग तभी होगी जब टिश्यू इंजर्ड हो गए, है ना? टिश्यू इंजर्ड हो गए तभी तो क्लोटिंग होगी ना। यस तो सर। टिश्यू को injury यस सर। टिश्यू इंजर्ड है, इसका फोन आ रहा है, एक मिनट बेटा। हेलो, हाँ भाई क्लास चल रही है, थोड़ी देर बात करता हूँ। तो मैकेनिज्म ब्लड में दो चीज़ का फैक्टर होना चाहिए, एक तो ब्लड प्लेटलेट्स को प्रेजेंट होना चाहिए हमारे पास, और टिश्यू इंजर्ड होंगे तभी ये मैकेनिज्म चलेगा, ठीक है। क्लॉट भी होता है सर। क्या चीज़? सर ब्लड क्लॉट भी होता है सर। हाँ ब्लड क्लॉट की होता है, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो होता क्या है, प्लेटलेट्स और जो टिश्यू इंजर्ड हुए होते हैं, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, वहाँ से रिलीज होते हैं, रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है वहाँ से? रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। वहाँ से रिलीज क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड टिश्यू जो होते हैं वहाँ से रिलीज होते हैं। और जो अब होता क्या है, मैंने आपको बताया भाई, ब्लड जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, फिब्रिनोजन भी होता है। तो होगा क्या, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? थ्रोम्बिन के अंदर,
इसको कन्वर्ट कौन करता है? इसको कन्वर्ट करता है थ्रोम्बोप्लास्ट। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम के प्रेजेंस में। भाई ब्लड के अंदर कैल्शियम भी तो होता ही है ना, तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम की हेल्प से। आपको पता है, साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया था, बॉडी हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजन भी होता है। यस सर, 5 या फाइब्रिनोजन कुछ भी बोल सकते हो आप, तो फाइब्रिनोजन होता है, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या होता है? ये जो फाइब्रिनोजन है, इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते थोड़ा सा, फाइब्रिनोजन, ठीक है। जो फाइब्रिनोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? फिब्रिन के अंदर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन फैक्टर की हेल्प से, थ्रोम्बिन फैक्टर की हेल्प से जो फिब्रिनोजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाती है फिब्रिन में, ठीक है। और फिब्रिन एक्चुअली में होता क्या है? अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क फॉर्म नेटवर्क। सर ये कार्बोहाइड्रेट है? क्या चीज? सर फिब्रिन बना किससे होता है? देखो फिब्रिन तो इलास्टिक नेचर की होती है, इलास्टिक। सर प्रोटीन से बना होता है, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ प्रोटीन से बना होता है, इलास्टिक नेचर मैं बता दे रहा हूँ बेटा मैं आपको, ओके सर। ठीक है। तो आप इसको प्रोसेस को दोबारा देखो, देखो ऊपर से एक बार, प्लेटलेट्स हो गया या ये इंजर टिश्यू हो गया, ये क्या रिलीज कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और प्रोथ्रोम्बिन कैसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है। और जो फिब्रिनोजन होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है, फिब्रिन बन गया है, तो इसका मतलब है क्या हो गया है? और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। नेटवर्क का मतलब है कि जैसे परत नहीं बन, जैसे वो खुरदरे से बन जाते हैं चोट लगने के बाद, उसको बोलते हैं, ठीक है। और फाइनली होता क्या है? फाइनली जो फिब्रिन होते हैं, जो फिब्रिन होते हैं वो आरबीसी के साथ मिलके ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ठीक है, मतलब एक परत बना लेते हैं आरबीसी के साथ मिलके। तो ये लास्ट स्टॉप है हमारा। बहुत फोन आ रहे हैं आज, ठीक है। तो जो फिब्रिन होता है वो आरबीसी के साथ मिलकर ब्लड क्लॉटिंग कर लेते हैं, और ये हमारा फाइनल स्टेप था ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। बच्चे इतना समझ में आया? सर आ गया। क्या चीज? क्या बता दो? थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है सर? हाँ सर थ्रोम्बोप्लास्टिन फैट लाइक कंपाउंड। पहले 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 आप ना इसको एक बार रिवाइज करो, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो सर इसको देखो पूरे को और समझो। हाँ बोलो सर। जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसमें भी ये प्लेटलेट होते हैं यूज? बिल्कुल, अगर इंटरनल ब्लीडिंग होती है प्लेटलेट्स यूज होंगे तो होगा क्या? जो ब्लड वेसल्स हो जाएंगे अंदर ही वो अंदर ब्लड। जाएंगी। ओके सर। सर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैंने बोला आप इसको रिवाइज करो पहले, ठीक है, प्रोसेस को। सर नीचे कर। हाँ सर जब कोई कट लगता है सर प्लेटलेट और टिश्यू दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट करते हैं? हाँ दोनों ही रिलीज करेंगे, सीक्रेट करेंगे एक दूसरे की हेल्प से, ठीक है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। जितने भी ये सारे कंपाउंड बन रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन हो गया या थ्रोम्बिन हो गया या थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, एक्चुअली में प्रोटीन ही तो है सब चीज। बस ये फैक्टर के तौर पे हम यूज कर रहे हैं इनको कि भाई इससे मिलके ये बन गया, इससे मिलके ये बन गया, तो ये सब है क्या? एक्चुअली में प्रोटीन ही तो है। सर हमको नीचे कर दो। ओके सर यस सर थ्रोम्बिन से फिब्रिनोजन कैसे बना? सर ये समझ नहीं आ रहा।
थ्रोम्बिन से फिब्रिनोजन कैसे बना? मैंने बोला ना, ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन होता है, ब्लड के अंदर फिब्रिनोजन होता है। ठीक है, ये अलग अलग है। ठीक है। सर थ्रोम्बिन तोड़ता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। हाँ सर कोंगुलेंट और एंटी कोंगुलेंट फैक्टर क्या होते हैं? क्या चीज? जैसे जो कोगुलेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे बहुत मतलब 12 फैक्टर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, है ना, 1 से लेके 12 फैक्टर होते हैं। तो सबका अलग अलग काम होता है। जैसे 9 जो फैक्टर होता है वो कोगुलेशन में हेल्प करता है हमारा, जो 9 फैक्टर होता है। ठीक है, वो आगे वाली क्लासों में आपको जब नीट की प्रिपरेशन करोगे आप, तब आपको ये बताया जाएगा। 12 के 12 फैक्टर आपको याद कराए जाएंगे। ठीक है सर फिब्रिनोजेन और फिब्रिन के बीच में जो ग्रीन वर्ड है वो क्या लिखा है? मैंने फैक्टर लिखा है, फैक्टर। ओके सर। भाई इन दोनों के यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए एक फैक्टर मिल गया ना, थ्रोम्बिन, तो मैंने इसको फैक्टर का नाम दे दिया। ठीक है सर प्रोथ्रोम्बिन भी प्रोटीन है? हाँ, थ्रोम्बिन सारे प्रोटीन ही है बेटा ये। सर ऊपर वाले हाँ। रिएक्शन में सर कैल्शियम एज अ कैटलिस्ट काम करता है। हाँ बिल्कुल। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। देखो ब्लड ग्रुप के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, जब हमने इतनी मेहनत की तो इसके बारे में जान लेते हैं। सर यस सर ये जो क्लोटिंग का मैकेनिज्म है ये बोन मैरो में कैसे वर्क करता है? बोन मैरो में कैसे वर्क करता है? बोन मैरो बनाता क्या बोन है? मैरो तो बनते हैं ना। ब्लड ग्रुप वाला बताओ सर, एक्स्ट्रा मत सर पढ़ाओ। एरिथ्रोपोइसिस बोन मैरो में तो होता है। हाँ देखो, जो आरबीसी बनती है वो कहाँ बनती है? ब्लड कहाँ बनता सर है? बोन मैरो। बोन मैरो में। देखो ब्लड बनना क्या होता है? ब्लड बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है? आरबीसी बन रही है ना भाई, ब्लड का पार्ट ही तो है आरबीसी, है नहीं? तो यस सर। तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, बताएंगे कभी किसी एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो देखो ब्लड ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, आपको पता है? यस सर। पता है ना आपको? सर इसके तो 2 कौन-कौन सिस्टम से है। होते हैं? सर हम कौन-कौन सिस्टम से नहीं होते हैं पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप? क्या ए चीज? बी सर इसके तो 2 सिस्टम होते हैं ना सर, ए बी ओ सिस्टम और एक आरएच फैक्टर। नहीं सिस्टम नहीं पढ़ेंगे हम, मैं आपको जनरल नॉलेज दे रहा हूँ उस चीज़ की, ब्लड ग्रुप के बारे में। आपको जो क्वेश्चन होगा वो मिस नहीं होगा। ठीक है, ए बी एंड ओ। जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 टाइप के ग्रुपिंग होती है। ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है, एंड ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक है, तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ये ए बी और ओ। ठीक है, इनको हम कैसे डिस्कस करेंगे ये डिपेंड करता है कि एंटीजन कौन सा है और एंटीबॉडी कौन सी होती है। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप होता है कि हम बोलते हैं भाई ए ब्लड ग्रुप वाला ए से ही ले सकता है ना, ए वाला ए से ले सकता है या फिर ओ से ले सकता है। ठीक है, बी से नहीं ले सकता, ए बी से नहीं ले सकता। ठीक है, जो बी वाला होता है वो सिर्फ बी से ले सकता है। ठीक है, या फिर ओ से ले सकता है। ठीक है, जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप होता है वो किससे ले सकता है? सिर्फ सर तीनों से। ए बी, हाँ तीनों से ले सकता है, ए बी से, ठीक है, ए से भी एंड बी से भी, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होती है दोनों टाइप के एंटीजन। ठीक है, और एंटीबॉडी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए वो ले सकता है। ठीक है, और जो ओ होता है वो किसी से नहीं ले सकता, लेकिन वो सबको दे सकता है। ठीक है, यस सर। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है, यस, जो ब्लड ग्रुप ए है वो किससे ले सकता है? ए से और ओ से। ठीक है, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है ना। जो Yes, ब्लड sir. ग्रुप बी वाले होते हैं वो किससे ले सकते हैं? बी से या फिर
ओ से ए बी सी, है ना। Yes, जो sir. ब्लड ग्रुप ए बी वाले होते हैं वो ए बी से भी ले सकते हैं, ए से भी ले सकते हैं और बी से भी ले सकते हैं। हाँ सर ऐसा होता है क्योंकि कोई स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप किसी से ही ले सकता है, मतलब और किसी से नहीं ले नहीं, मैं सकता। बताता हूँ आपको क्लियर, मतलब क्लियरली समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो किसी से भी नहीं ले सकता, नन। ठीक है, देखो सर ओ से भी मेरी नहीं बात ले ध्यान सकता। से देखो सर ओ से ले सकता है। यस हाँ, सर, ओ से ले सकता सर है, ए बी ओ से ले सकता है, ए बी बाकी उसे नहीं ले सकता। ठीक है, देखो सुनो, ध्यान से सुनो। सर ओ ए बी को भी दे सकता है। सर ए बी ओ से नहीं ले सकता है। क्या चीज? ले सकता है। हाँ, ले सकता है वो। ठीक है, नहीं सर, अभी ए बी ओ से नहीं ले सकता है, ओ नेगेटिव से ले सकता क्या चीज है? फिर बेटा वो आर एस फैक्टर बीच में आते हैं। मैं आर एस फैक्टर के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता अभी, वरना यहीं पे क्लास पूरी की पूरी सिमट जाएगी। ठीक है, ओ नेगेटिव तो नेगेटिव तो यूनिवर्सल। अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करो, फिर उसके बाद मैं आपके डाउट्स लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको मैंने पढ़ाया नहीं, तो आप मुझसे डाउट्स पूछेंगे तो आपको क्लियर कैसे हो जाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो एक चीज के बारे में, कि जैसे मान लेते हैं ये हमारी आरबीसी है। ठीक है, ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं हमारे एंटीजेंस। ठीक है, जैसे ये हमारे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ये एंटीजन है हमारा, एंटीजन। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये जो आरबीसी है ये ब्लड ग्रुप ए वाली है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए वाली आरबीसी है। ठीक है, बस जो ब्लड ग्रुप ए होगा उसके अंदर जो आरबीसी होगी वो ए वाली है, और इसके अंदर एंटीजन ए टाइप का है। ठीक है, और जब एंटीजन ए टाइप का है इसके अंदर, तो इस ब्लड ग्रुप ए वाले के पास एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी वाले की। भाई आप एंटीजन और एंटीबॉडी को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ना? यस सर। यस सर। भाई एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी? सर एंटीबॉडी आरबीसी के पास ही होगी ना? प्लाज्मा में होती है। सर एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वो होता है जिससे हमारी एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं। ठीक है, एंटीजन लाइक अ फॉरेन सब्सटेंस। सर एंटीजन बी का क्यों बन रहा है, ए का क्यों नहीं बन रहा है? तभी तो वो ए वाले से ले पा रहा है। आप एक काम करो, अभी ना सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले हम। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर आपको ये चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। देखो, जो ब्लड ग्रुप ए है उसके पास जो ब्लड ग्रुप ए है उसके पास जो एंटीजन है और जो एंटीबॉडी है वो देखते हैं। ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। आपको मान के नहीं चलोगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों के लिए भी। मैंने बोला ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन है ए का। ठीक है, ए का एंटीजन है और एंटीबॉडी है बी की। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप बी है उसके पास जो एंटीजन है वो बी का है और एंटीबॉडी है ए की। ठीक है, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला है उसके पास जो एंटीजन है वो है ए का और बी का। ठीक है, पर इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। आपको जो मैंने नीचे अभी डायग्राम बनाया ना वो चीज समझ में आ जाएगी आपको। जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी है ए की भी, है ना, ए की भी एंटीबॉडी है और बी की भी एंटीबॉडी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, एंटीबॉडी क्या होती है बताओ मुझे। एंटीबॉडी क्या होती है? जो डिजीजेस पैथोजन से जो फाइट करती है, एंटीजन को तोड़ देती है। हाँ, ठीक है, जो फाइट करती है ना। इसका मतलब क्या है, जो ब्लड ग्रुप ए वाला है सिर्फ वो ए से ही ले सकता है। समझ लो, ब्लड ग्रुप ए वाला ए से क्यों ले सकता है? हमें ओ की बात नहीं कर रहे अभी हम। ठीक है, हम ओ की बात नहीं कर रहे अभी। ब्लड ग्रुप जो ए वाला है वो ए से क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके पास ए की एंटीबॉडी नहीं है, इसके अंदर बी की एंटीबॉडी है, इसलिए हम बी का नहीं ले सकते ब्लड ग्रुप। अगर बी का ब्लड ग्रुप ले लिया ए वाले को तो इसके पास एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट है
और एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट है, तो वो जो एंटीबॉडीज होगी बॉडी के अंदर वो अटैक कर देगी उस वाले ब्लड पे। ठीक है, समझ में आया? लॉजिक समझ में नहीं आया मेरे को। यस सर। सर ए वाला एंटीजन जो है वो ए वाली एंटीबॉडी क्यों नहीं ले सकता? क्या चीज? सर आपने अभी बताया जो लॉजिक, वो मेरे को समझ में नहीं आया कि ए वाला जो है वो ए वाला क्यों नहीं ले सकता, बी से क्यों नहीं ले सकता blood? अगर उसके पास एक ही एंटीबॉडीज होगी तो फिर वो किसी से ब्लड नहीं ले पाएगा ना। ठीक है, नहीं समझ में आया बीबी? नहीं सर समझ नहीं आया। समझ में नहीं आएगा सर मुझे आ गया नहीं सर। आया। नहीं आया। सर मुझे भी नो नहीं सर आएगा। किसको समझ में आ गया? सर मुझे आ गया। सर मुझे आ गया। समझाओ समझाओ, बताओ क्या समझ में आया आपको? सर इसमें मुझे ये समझ में आया कि सर अगर मैं ब्लड ग्रुप ए लेता हूँ तो सर ब्लड ग्रुप ए में जो आरबीसी होती है सर उसके ऊपर एंटीजन ए होता है, और सर जो एंटीजन ए होता है और सर उसके जो ब्लड में डब्ल्यूबीसी होती है वो सर वो एंटीबॉडी बी के लिए सेक्रेट करती है, और सर इसे जब ए में हम बी ब्लड डालेंगे तो सर वो बी जो एंटीबॉडी होगा ना सर जो हमारी एंटीबॉडी बी होगी सर वो अगर हमने ब्लड ग्रुप बी का ब्लड डाला तो उसे तोड़ देगी और आप ये बताओ ना, जो खुद की बॉडी जो होगी वो अपने लिए एंटीजन क्यों, वो एंटीबॉडीज क्यों प्रोड्यूस करेगी? जो मेरी बॉडी है मेरे लिए एंटीबॉडीज क्यों प्रोड्यूस करेगी? वो दूसरों के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी ना। भाई मेरा तो ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटीबॉडीज छोड़ना बनाएगा मेरा ब्लड ग्रुप, वो दूसरे वालों के लिए बनाएगा भाई। समझ रहे हो? यस सर। सर भाई अब समझ में आ गया। यार कॉमन सेंस है यार, तो भाई मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो मेरे लिए तो सेफ रहेगा ना, दूसरे के लिए अनसेफ रहेगा। कहीं दूसरा ना आ जाए मेरे अंदर, उसके लिए वो एंटीबॉडीज बना के तैयार रखेगा। यस सर। सर तो मुझे पता ही नहीं था ना एंटीबॉडी का काम क्या है यहाँ पे। अभी तो मैंने किसके लिए पूछा बना था रहा है एंटीजन और एंटीबॉडीज का मतलब समझ में, अभी तो मैंने आपसे पूछा। यस सर आपने बताया। चलो ठीक है, अभी तक आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, और आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन पूछ सकते हो, और जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, और कुछ प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ लो भाई, ग्रुपिंग के बारे में भी। सर ये क्यों लिखा होता है ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव? बेटा ये आरएस फैक्टर्स होते हैं, ये इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, आज टाइम नहीं है मेरे पास अभी। वैसे डिस्कशन करने वाली चीज नहीं है, काफी लंबा टॉपिक खींच जाएगा इसके बाद। यस सर बहुत लंबा है। सर आरएच नल क्या होता है? सर आरएच नल क्या होता है? गोल्डन आरएच नल गोल्डन ब्लड। गोल्डन ब्लड वो तो पता है, लेकिन और क्या होता है? गोल्डन ब्लड पे तो सर होता ही नहीं है ना आरएच फैक्टर कोई। हाँ सर वो बहुत रेयर होता है, 50 है लोग शायद बस वर्ल्ड में। सर तो इसका मतलब कितना परसेंट? अगर लेना हो तो कितना परसेंट बताया? परसेंट नहीं था वो, 50 पीपल बोला। 50 people around the world. अच्छा अच्छा। बच्चे कोई डाउट है यहाँ तक? बेटा एंटीबॉडीज और एंटीजन के में डिफरेंस पता लग गया ना? यस सर। ओके यस सर। यस सर। तो एंटीजन तो बताया ही नहीं आपने, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस होता है बेटा, फॉरेन सब्सटेंस होता है एंटीजन। फॉरेन सब्सटेंस? सर यस सर, हम फोटोसिंथेसिस को हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, और रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक। तो सर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस में मतलब क्या डिफरेंस होता है? आप बताओ मुझे इस चीज़ का क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। बताओ आपने क्या सीखा मुझसे? सर आप एक्सप्लेन करो। सर आपने ये बताया था कि रेस्पिरेशन में, जो रेस्पिरेशन के अंदर हमारे ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन रिलीज होती है, और क्या नाम है, देखो एनाबॉलिक में मैंने क्या बताया आपको, एनाबॉलिक प्रोसेस में मैंने क्या बताया आपको। एनाबॉलिक का मतलब होता है बिल्डअप रिएक्शंस।
ठीक है। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? बिल्डअप रिएक्शंस। और कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन रिएक्शंस, ब्रेक डाउन। ठीक है। अगर मैंने बोला कि इसका एग्जांपल मैंने फोटोसिंथेसिस लिया है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या है, जो CO2 होता है और H2 होता है, ये मिलके बना लेते हैं ग्लूकोज। और जो कैटाबॉलिक होता है, इसका मैंने एग्जांपल रखा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्यों रखा है? जो ग्लूकोज बना हुआ है उसको दोबारा से तोड़ देते हैं CO2 और H2O में और एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो एनाबॉलिक क्या होता है? बिल्डअप रिएक्शंस। और कैटाबॉलिक क्या होता है? ब्रेक डाउन। समझ में आया? यस सर, अब आ गया। ठीक है। यस सर। सर यस यस यस। सर जो एंटीजन्स होते हैं सर, ये डिसाइड किससे होते हैं? मतलब अगर सर मैं पूछना चाहता हूँ कि सर अगर कोई मेल है और सर उसका ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का सर बी है, तो सर उनका बेबी होगा सर, उनका ब्लड ग्रुप कैसे, मतलब क्या होगा ये? सर वो तो कोई भी हो सकता है ना। देखो ये होते हैं एलील फैक्टर, जो आप बात करो ना, ये एलील फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। एलील फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लिया कि जो एक मेल है, मेल है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। ठीक है। और जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी मान लेते हैं। लेकिन ए के भी दो फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है। हम जो एलील लेते हैं ना, एलील लेते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे। ठीक है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर तो यार अब ये 12th क्लास की बात हो गई है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे लेते हैं हम। ठीक है। मतलब दो कैरेक्टर होने चाहिए एक एलील के अंदर। ठीक है। दो कैरेक्टर कैसे? जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो या तो वो ए होगा या फिर ए होगा, ऐसे ले सकते हैं हम। ठीक है। या तो मैं मान के चलूंगा जो ब्लड ग्रुप होगा वो आई ए होगा छोटे वाला, या IA और IA होता है। ठीक है। जो छोटे वाला होता है, छोटे वाला ए होता है, वो रिसेसिव शो करता है, और जो बड़े वाला ए होता है वो डोमिनेंस शो करता है। ठीक है। डोमिनेंट। ठीक है। ऐसे बी वाले के साथ होगा, ऐसे बी वाले के साथ होगा। ठीक है। IB, ठीक है, IB या फिर IBB, या बड़े वाला B और एक और बड़े वाला B, ये एक अलग फैक्टर हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है। अब अगर गैमेट बनेंगे, जब गैमेट बनेंगे या तो इनमें से IA या ऐसे निकल के आएगा। ठीक है। तो मतलब जो उसका ब्लड ग्रुप होगा, बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो A और B की पोजीशन में तो होगा ही होगा। इतना तो हमें पता लग गया कि अगर मेल A है फीमेल B है तो AB तो होगा ही होगा। बस ये देखना है कि जो बाकी जो दूसरे वाला एंटीजन है वो किस टाइप का होगा। ठीक है। सर ऐसा हो सकता है AB के अलावा कुछ हो जाए? नहीं, ये बेटा ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे भेजा है। एलील जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना तब मैं उसमें बताऊंगा आपको अच्छी तरह। और 12th क्लास में क्या सर दोनों डोमिनेंट हुए तो दोनों डोमिनेंट हुए तो अच्छी बात है ना, एक ही तो जाएगा फैक्टर, लेकिन फिर भी फैक्टर तो एक ही जाएगा ना। यस सर। भाई जैसे मान लेते हैं कि हमें पता लग गया जो मेल है वो डोमिनेंट है, मतलब डोमिनेंट का मतलब है कि ए वाला है। ठीक है। तो IA और IA जब गैमेट बनेंगे इनमें से एक ही तो जाएगा IA आगे, और फीमेल से जो आएगा IB उसके बाद फ्यूज कर जाएगा तो बना लेगा IA और IB। तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो बच्चे का वो AB हो जाएगा। ठीक है। सर AB का अलावा और कुछ नहीं हो सकता ना? अरे हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। ठीक है। वो कैसे हो सकता है? वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। अभी इतने रखते हैं आज, है ना? सर, हाँ सर